हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम आधुनिक भारत की एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सभी आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वह पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और इसी के साथ साथ ये एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन चलेगा जो आपकी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान करेगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ये आधुनिक भारत के प्रश्न आपके टेट, सीटेट, केवीएसपी, आरटी, डीट प्लस के साथ साथ यूपी पुलिस, यूपी आरओ, एआरओ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए है 1350 AD, बी है 1498 AD, सी है 1530 AD और डी है 1612 AD। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 AD। कहाँ पर आया था? तो कालीकट पे आया था। और वहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरी नामक शासक ने इसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए है दालमीडा, बी है अल्बुकर्क, सी है डुप्ले और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की जो नीति चलाई थी वह किसने चलाई थी? तो ये चलवाई थी पुर्तगाली शासक फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? देखिए लगातार कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके अन्यथा भी ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले व्यापार के संबंध किसने स्थापित किए थे? डच ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी ने या पुर्तगाली ने? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहीं पर आप याद रखेंगे, यदि क्रम से पूछ लिया जाए तो PDEF ये क्रम आप याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर आपके अंग्रेज और उसके बाद में फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1496, बी 1497, सी 1498 और डी 1600। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 में भारत आया था। कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट तट पर यह आया हुआ था। वहाँ पर इसका जो शासक वहाँ जो था तत्कालीन शासक जमोरिन, उसने इसका स्वागत भी किया था। और ये क्यों आए थे भारत? तो व्यापार के संबंध में ये भारत आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए है डियाज, बी है वास्को डी गामा, सी है अल्मीडा और डी है अल्बुकर्क। तो यहाँ पर जो उपनिवेश का प्रथम वायसराय बना करके भारत भेजा गया था और वह पुर्तगाली जो प्रथम भारत का वायसराय बन करके आया था, तो उपनिवेश के संबंध में वह था अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया ने, अल्बुकर्क ने, जमोरिन ने या डॉन अल्मेदा ने? तो हम कई बार इस जिक्र कर चुके हैं। तो किसने किया था? जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही मिलान करना है। यहाँ कुछ समुद्री यात्री दिए गए हैं और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं, यानी कौन सा समुद्री यात्री किस देश से आया हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपके सामने वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा के बारे में हम सभी जानते हैं कि कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। तो ए का 2 हो जाएगा। फिर बात की जाए क्रिस्टोफर कोलंबस की, तो कोलंबस कहाँ का था? तो ये भी बहुत ही आसान हो जाता है। कोलंबस आपका स्पेन का था। और वहीं कैप्टन कुक की बात की जाए तो कैप्टन कुक था आपका ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था? तो तस्मान आपका हॉलैंड का यात्री था। तो यहाँ पर जो आपका क्रम बनने वाला है वो हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 इसी विकल्प को आप ढूंढते हुए चलेंगे तो 2, 1, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर चीज़ें कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली था। उसी के बाद आपका ब्रिटेन से आया था कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। कोलंबस ने किसकी की थी? अमेरिका की। वास्को डी गामा ने भारत की और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। ये सभी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वैसे तो पहला पुर्तगाली आने वाला वास्को डी गामा था, लेकिन ऐसा इसने कुछ यहाँ पर ना ही नीतियाँ बनाई और ना ही यहाँ पर अपने बोल सकते हैं कोठियाँ बनाई, व्यापारिक कोठी वगैरह बनाई, ऐसा कुछ नहीं किया। ये साधारण सा व्यापार करने आया था, जो भारत की खोज करके यहाँ पर व्यापारिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करके वापस अपने पुर्तगाल लौट करके जाता है। और फिर पुर्तगाल से जो आता है वह आता है आपका वास्तविक संस्थापक बन करके अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अब यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट्स दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वो फैक्ट्स हैं कि पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कौन हो जाएगा? अल्बुकर्क हो जाएगा। इसी के साथ साथ फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा इसने जीत लिया था, जो कि अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी कि अल्बुकर्क ने कहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था? तो बीजापुर में। उस समय बीजापुर में किसका शासन था? तो आदिल शाह का शासन था। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो सीधे से आप याद रखेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इसने अपनी जो स्थापना है वह कहाँ की थी? अपने राज्य की। तो आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे, उनको हरा करके इसने वहाँ पर अपनी विजय हासिल की और गोवा को जीत लिया। इसी के साथ साथ पुर्तगाल की जो है संख्या को बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों की इसने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने को भी पुरुषों को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। बी है आपका, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम यानी कि जिसे मूसलीपट्टनम भी कहते हैं वहाँ पर लगाया। सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी है आपका, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। बाकी के सभी कथन आपके सही दिए गए हैं, यानी कि 1499 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। 1 सेकेंड, यहाँ पर 1500 में किया था इन्होंने कब्जा, तो यहाँ पर आपका ए वाला ही गलत हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए सॉरी। ये 1500 में इन्होंने कब्जा किया था जब आदिल शाह को हरा करके गोवा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था अल्बुकर्क ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही क्या था? गलत था। बाकी के दिए हुए तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अजीदीव में, बी है कन्नानौर में, सी है कोचीन में और डी है गोवा में। यानी कि पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कोचीन में इन्होंने अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी या दुर्ग स्थापित किया था। इसके बारे में देखते हुए चलेंगे। प्रश्न में बताया गया है कि पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग जो भारत में यूरोपीय दुर्ग भी कहलाया वह अल्बुकर्क ने बनवाया था और मतलब स्थापित किया था। कब किया था? तो 1503 में किया था। और गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? तो 1510 में कर लिया था। ये दोनों ही सन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है, यूरोपियों ने प्रथम सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए। यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। किन यूरोपियों ने? यानी कि ये तो सभी यूरोपीय हैं, लेकिन कौन से यूरोपियों ने सबसे पहले सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कब किया था? तो 1503 में स्थापित किया था। गोवा को कब जीता था अल्बुकर्क ने? 1510 में जीता था। इसे ही वास्तविक संस्थापक भी कहा गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? तो यहाँ पर आपको उत्तर जो है वह दिख गया है पहले से ही। तो बंगाल में जो बंगाल की फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई थी उनमें से जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी वह थी आपकी हुगली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बिल्कुल ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये बात भी गलत है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया था। और दूसरी बात है कि पांडिचेरी पर अपनी जो
पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थी, क्योंकि अगर हम क्रम की ही बात देख लें तो PDEF यानी कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच आपके आए थे इसके बाद में, यानी कि फ्रांसीसी तो आपके सबसे अंत में आते हैं, इसलिए द्वितीय क्रम में तो कंपनी स्थापित कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संदर्भ में सही कथन पूछा गया है तो पुर्तगालियों के संदर्भ में पांडिचेरी के संबंध में एक ही कथन सही है कि इस पर कब्जा करने वाले जो पहले यूरोपीय थे वह आपके पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला इसकी हम व्याख्या को भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने उपनिवेश स्थापित किया था, कहाँ? तो पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स व डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसी ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। तो यहाँ से प्रश्न आपको कौन कौन से याद रखने हैं? तो प्रश्न आपको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम पांडिचेरी में किसने अपनी व्यापारिक कोठी लगाई? पुर्तगालियों ने। दूसरे नंबर पे किसने लगाई? तो डचों ने लगाई। तीसरे नंबर पर फ्रांसीसियों ने लगाई। और वहीं बात की जाए कि अंग्रेजों ने इस पर कब कब्जा किया तो 1793 में किया और 1814 में पेरिस की संधि पर इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों को ये पुनः समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जो हुगली है उस हुगली क्षेत्र को हुगली क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, बी है फ्रांस वासियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने, डी है अंग्रेजियों ने। तो किसने बनाया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने इसे अपना अड्डा बना रखा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है डच, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है अंग्रेज और ई है इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अभी अभी हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती लूटपाट के लिए किसने प्रयोग किया था? तो पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, बी है चॉर्नोक, सी है गैरोल्ड अंगियार और डी है विलियम नॉरिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कलकत्ता किसने बसाया? ऑप्शन ए है जॉन सरमैन ने, बी है वास्को डी गामा ने, सी है वारेन हेस्टिंग्स ने और डी है जॉब चॉर्नोक ने। तो किसने बसाया था? जॉब चॉर्नोक ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? केरल के कालीकट मार्ग पर आया था। किसने इसका स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। ब्लू वाटर नीति किसने चलाई थी? अल्बुकर्क ने चलाई थी। और वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का अल्बुकर्क को माना जाता था। इसने गोवा को कब जीत लिया था? 1510 में जीत लिया था। उस समय गोवा पर किसका शासन था? आदिल शाह का शासन था। इसने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बना ली थी और पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहाँ पर बना ली थी? तो वहाँ पर भी आप याद रखेंगे कि इन्होंने केरल में ही सबसे पहले अपनी कोठी को कोचीन में ही बना लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया, क्या कलकत्ता में, क्या मद्रास में, क्या बॉम्बे में या दिल्ली में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यानी भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित की थी? किन लोगों ने स्थापित की थी? ऑप्शन ए पुर्तगाली ने, बी है डच ने, सी है फ्रेंच ने और डी है डेनिस ने। तो किसने स्थापित की थी? डच ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जो व्याख्या है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हुए चलेंगे कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये जो है उसका नाम था। इसके बाद 1602 में डच ने हॉलैंड
जो कि डच हॉलैंड से आए थे, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन ना होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर है। तो यहाँ व्याख्या पढ़ने से आपको ये पता चला कि यदि विकल्प में अगली बार आपको ब्रिटेन दिख जाए तो आपको वो भी ठीक करना है, यदि दोनों दिख जाएं तो आपको ऑप्शन चूज करना है एक से अधिक। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। यानी कि भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो स्थापित की थी आपके डच ने स्थापित की थी, और डच के साथ साथ अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन के द्वारा भी इसे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। यानी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह क्यों सफलता से फली फूली आगे बढ़ी, इसका राज क्या था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। सी है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर जो आपके कारण दिए गए हैं वो बिल्कुल सही और सटीक दिए गए हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इसीलिए फल फूल रही थी क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना का अभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावना एक संकुचित होकर के रह गई थी, जो कि व्यापक स्तर पर फैल नहीं पाई थी। लोग अपना अपना अच्छा सोचते थे, ना कि राष्ट्र के बारे में। लोग अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचते थे, ना कि पूरे देश के बारे में। तो इस प्रकार जो एक राष्ट्रीय भावना थी, सामूहिकता थी, उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है उस समय में। इसी के साथ साथ जो पश्चिमी प्रशिक्षण था, यानी कि जो हथियार थे, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे। जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी वे बहुत ही ज़्यादा संपन्न थी, हथियारों से, प्रशिक्षण से, कुशल सैनिकों से। भले ही वह भारत के सैनिकों का ही उपयोग करती थी, लेकिन उनको उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करती थी। उसी के साथ साथ जो भारत के लोग थे उन्हें अच्छे वेतन की आवश्यकता थी। वह वेतन उन्हें जो भी प्रदान करता था वह उसके साथ ही अपना कार्य करने लगते थे। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि ये तीनों ही कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के फलने फूलने में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहते हैं। तो उपर्युक्त में से तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है लीवेंट कंपनी को, बी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, सी है द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को, और ओस्टेंड कंपनी को। तो यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले जो भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र है वह ब्रिटिश कंपनी लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बाद में ये अधिकार प्राप्त होता है, सबसे पहले ही लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे सामने, कुछ भी हमारे दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, सारी चीज़ें हम रिकॉल करते रहेंगे। तो लीवेंट कंपनी ने 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था 1702 ईस्वी में। इसमें न्यू इंडिया कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। इसके तहत पुरानी कंपनी के 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियों ने मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। ये कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अगर हम इस पूरी रूपरेखा को देखते हैं तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो भारत में व्यापार करने के लिए स्थल मार्ग द्वारा सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था वह ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं बल्कि लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। वहीं समुद्री मार्ग द्वारा जो व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था वह एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर सन 1600 को प्राप्त हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 1702 में इसे महारानी एनी के साथ मिलकर के त्रिपक्षीय इकरारनामा किया गया था, और आगे चल करके 1709 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही आगे बढ़ता गया। और जो आपका 1600 में अधिकार पत्र दिया गया था और 1702 में अधिकार पत्र दिया गया था, ये दोनों ही मिल करके एक नई कंपनी के रूप में भारत में आते हैं, और आगे चल करके यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय भारत में बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो औरंगजेब आपका 1700 की तरफ आएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अकबर उस समय आपके भारत का बादशाह था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
तो इसके बारे में बताया गया है कि 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसे पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने से आशय 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान जो भारत के बादशाह थे वह अकबर थे, जिनका शासन 1556 से लेकर के 1605 तक रहा। कंपनी कब गठित हुई? 1599 में हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई। प्रश्न आपको बस 3 ही याद रखने हैं, बाकी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज़ कि कब गठित हुई, तो सितंबर 1599 में लंदन में गठित हुई कुछ व्यापारियों ने, और किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। इसी के साथ साथ उस समय भारत में बादशाह कौन था? तो अकबर का उस समय शासन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, और अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। अगर आपने चीज़ों को डिटेलिंग में नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर ऑप्शंस देख के गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी लंदन में। अकबर के समय में ही वहाँ से एक कह सकते हैं जो राजदूत था वह भी चल चुका था। लेकिन जब वह भारत में आता है 1608 में, तो उस समय जो अकबर है उसका शासन खत्म हो चुका होता है और उस समय शासन होता है जहांगीर का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहले आकर के कारखाना खोल लिया था। तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मूसलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम अथवा एक अस्थायी जो बोल सकते हैं कारखाना स्थापित किया, और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो इस चीज़ में भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला कारखाना कौन सा था? तो सूरत में था। कौन सा था? तो सूरत में था। और इसी के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मूसलीपट्टनम में था। तो याद रखेंगे कि पहले जो स्थापित किया गया था वह मूसलीपट्टनम में था, लेकिन वह कैसा था? तो अस्थायी था। कब किया गया था? 1611 में किया गया था। स्थायी कब किया गया था? 1613 में। कहाँ किया गया था? तो सूरत में किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अभी हमने देखा कि 1611 में कहाँ की थी? मूसलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी थी, और 1613 में की थी सूरत में, जो कि कैसी थी? तो प्रथम स्थायी थी। तो 1613 वाली पूछी जा रही है, यानी कि स्थायी वाली पूछी जा रही है। तो कहाँ पर की गई थी? गोवा में, बंगाल में, आरकोट में। कहाँ पर? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको भी देखते हुए चलेंगे। कैप्टन हॉकिंस, सूरत में मुगल दरबार 1608। मैंने अभी आपको बताया कि यह वहाँ से चल चुका था। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन से चल चुका था, लेकिन यहाँ आते आते जब तक वह भारत पहुँचा तब तक जो अकबर है उसका शासन समाप्त होकर के जहांगीर का शासन 1608 में चल रहा था। तो अगर प्रश्न कभी ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहले किसके शासनकाल में आने के लिए आज्ञा पत्र मिला, या किसके शासनकाल में आने के लिए जो है कैप्टन हॉकिंस निकला, तो वह अकबर का हो जाएगा। लेकिन जब पहुंचा भारत में उस समय कौन शासक था? तो उस समय जहांगीर शासन था। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। तो 1611 में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन ने सूरत में समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप में फैक्ट्री स्थापित की, जहां अंग्रेजों ने पहले अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। यानी कि बात करें, ये पहले ही सूरत में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इन्हें अनुमति न मिलने के कारण इन्होंने 1611 में क्या किया? मछलीपट्टनम में ही अपनी कंपनी को स्थापित कर लिया, और उसके बाद इन्होंने आगे चल करके 1613 में इसे सूरत में स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था या थे? ऑप्शन है भरूच में, बी है चिकागोल में, और सी है त्रिचनोपोली में। तो कहाँ पर थे? ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भरूच, यानी कि केवल एक ठीक है। देखिए इसके बारे में बताया गया है कि 17 शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित
कर लिए थे। सबसे पहले कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में। कब? तो 1611 में। कैसा था? अस्थायी था। स्थायी कब किया? 1613 में। कहाँ किया? तो सूरत में किया। उसके बाद भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में कारखाने स्थापित कर लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। ऑप्शन ए है पुणे में, बी है गोवा में, सी है पांडिचेरी में और डी है सूरत में। तो हमने अभी अभी देखा कि इन्होंने सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्थायी कारखाना था वह कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम गोवा से संबंधित बात करें तो अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? 1510 में जीता था। किससे जीता था? तो आदिल शाह से जीता था। वहीं अगर पांडिचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी पर भी पहले फैक्ट्री किसने लगाई थी? तो पुर्तगालियों ने ही फैक्ट्री सबसे पहले लगाई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, और प्रश्न है कि उत्तर आपको दिख चुका होगा, निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसके बारे में भी अभी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने कहाँ किया था? पांडिचेरी में किया था। वहीं अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने कहाँ किया था, तो सूरत में किया था। कब किया था? 1613 में किया था। ये कैसा था? तो स्थायी कारखाना था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? बंगलौर में, मद्रास में, मछलीपट्टनम में या सूरत में? तो प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा। 1613 की बात पूछी जा रही है तो सूरत में हो जाएगा। यदि 1611 की बात की जाती तो कहाँ पर हो जाता? मछलीपट्टनम में हो जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी कहाँ थी? ऑप्शन ए है सूरत में, बी है सतारा में, सी है बॉम्बे में या डी है पणजी में। प्रश्न वही है, पूछने का थोड़ा सा पैटर्न बदला है। यहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न प्रेसिडेंटी बोल दिया है। यहाँ से आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। उत्तर आपका वही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर पर कहाँ अपनी कंपनी खोली थी? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी भी है। तो पहले तो हम अपना प्रश्न हल कर लेते हैं। डचों से लिया था, फ्रांसीसियों से लिया था, डेनिश से लिया था या पुर्तगालियों से लिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को ले लिया था। अब कैसे ले लिया था उसके पीछे की स्टोरी भी जान लीजिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो सुनकर के भी बड़ा अजीब लगता है कि आज के समय का जो मुंबई है वह कभी उपहार स्वरूप दे दिया गया था किसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये बहुत ही अजीब सी बातें लगती हैं कि बताइए पूरा जो है क्षेत्र ही दे दिया करते थे उपहार में, और किस तरीके से चीज़ें होती थी कि यहाँ पर आप नाम भी याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि किसके बीच ये विवाह हुआ था, तो आपके इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? तो कैथरीन। इनका विवाह हुआ और चार्ल्स को पुर्तगालियों ने क्या दे दिया? बम्बई उपहार में दे दिया। और जब बम्बई उपहार में मिल गया तो आगे चल के चार्ल्स ने क्या किया? इसे 10 पाउंड किराए पर ही 1668 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पुनः प्रदान कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1790 में, बी है 1792 में, सी है 1796 में, डी है 1797 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1797। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये आपके जो सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन की पुस्तक होती है उससे निकाले हुए सभी प्रश्न हैं और प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये यूपी आरओ में भी पूछा जा चुका है 2021 में। इसी के साथ साथ ही अन्य सभी अच्छी लेवल की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यानी कि किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑप्शन ए है आंगियर को, बी है सर जॉन चाइल्ड को, सी है जॉन गेयर को और डी है सर निकोलस वेट को।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन चाइल्ड को। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि औरंगजेब ने उसे क्या समझ लिया, चाइल्ड यानी कि बच्चा समझ लिया, और क्या किया, यहाँ से निष्कासित कर दिया। तो आई होप कि अब आप ये प्रश्न कभी नहीं भूलेंगे। औरंगजेब ने किस गवर्नर को निकाला था, तो चाइल्ड यानी कि बच्चे को निकाल दिया था, बच्चा समझ लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी भी जान लीजिएगा कि बम्बई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट में मुगलों के बंदरगाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, यानी कि अंत में आकर के उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये क्या था, तो ये जो चाइल्ड था, जॉन चाइल्ड था, ये बम्बई का गवर्नर था। सोचिए बच्चा था लेकिन कहाँ का था, बम्बई का गवर्नर बन गया था। और इसने क्या किया था कि जो मक्का जाने के लिए मार्ग है उसे बंदी बनाने के लिए इसने क्या किया, लोगों को, यात्रियों को बंदी बना लिया था और बंदी बना करके इन्हें हज पर जाने के लिए रोक रखा था। इस कारण जो है औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था। हम सभी को पता है कि इतिहास में कर्नाटक युद्ध बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला था, या डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ हैं उनका अधिग्रहण कर लिया गया था, जिस कारण कर्नाटक के प्रथम युद्ध का नींव पड़ी थी। तो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। प्रश्न है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1746 से 48 के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। कैप्टन बर्नेट के जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व किया। फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। यानी कि कारणों की बात की जाए तो ये सभी कारण थे। कारण क्या थे कि ऑस्ट्रिया में आपके जो उत्तराधिकार का विवाद चल रहा था वह भी एक कारण था, साथ ही दोनों दलों में आपस में पट भी नहीं रही थी, ये भी। लेकिन जो तात्कालिक कारण था जिसके कारण ये युद्ध होना अनिवार्य ही हो गया कि नहीं युद्ध होना ही होना है, तो वह आपका कारण था जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए है अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी है अंग्रेज व डच, सी है अंग्रेज व मराठे, डी है हैदर अली व मराठे। तो हमने अभी देखा कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपके दिए गए हैं कर्नाटक युद्ध और उनसे संबंधित दी गई हैं संधियाँ, यानी कि किस युद्ध का समापन किस संधि से हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसका जो विराम था वह हुआ था एला सापेला की संधि से, एला सापेला की संधि से, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था इसका समापन हुआ था पेरिस की संधि से, और वहीं पर जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था उसका समापन हुआ था अनिर्णायक युद्ध, यानी कि जो द्वितीय युद्ध हुआ था कर्नाटक का उसमें ना ही अंग्रेजों की जीत हुई और ना ही फ्रांसीसियों की जीत हुई, यानी कि जो युद्ध था वह लगभग बराबरी पर समाप्त होता है, यानी कि इसमें कोई भी निर्णायक सामने नहीं आता है। नेक्स्ट बात की जाए प्रथम मैसूर युद्ध की, तो इसका अंत हुआ था ब्रिटिश की हार से। जब ब्रिटिशों की हार हो गई थी तो प्रथम मैसूर युद्ध का अंत हो गया था, लेकिन उसके बाद द्वितीय मैसूर युद्ध भी होता है, उस चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ जो ऑप्शन आपके मिलेंगे वह हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1746 से 48 के बीच। अभी हमने देखा था, तो ये तो सही है, पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 के बीच में, तृतीय युद्ध 58 से 63 के बीच में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो ये तो ठीक है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो इसमें जो आपका सही नहीं था वह ऑप्शन बी नहीं सही था। तो यहाँ पर हम इसका विस्तार से देख लेंगे, जिससे हमें दोबारा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रथम युद्ध हुआ था 46 से 48 के बीच में, और इसका जो
संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी? तो एला सापेला की संधि हुई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 49 से 54 के बीच में हुआ था। देखिए 48 के बाद 49 को प्रारंभ हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। फिर 49 से लेके कब तक चला? तो 54 तक चला। फिर तृतीय कब हो गया था? तो 54 के 4 साल तक क्या हुआ? कोई युद्ध नहीं हुआ। और फिर सीधे 58 से 63 तक आपका कौन सा चला? तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात की जाए तो आपका 1761 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ऑप्शन ए है क्लाइव, बी है डुप्लेस, सी है अल्बुकर्क और डी है वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि जब भी हमारे शासकों के आपस में झगड़े होते थे तो ये अपने आप से ही क्या करता था? बीच में शामिल हो जाता था ताकि उन झगड़ों का फ़ायदा उठा सके और फ़ायदे में इसे जो भी भूमि है, जिस पर भी झगड़ा हो रहा है, जिन चीज़ों से भी झगड़ा हो रहा है, उनको बढ़ा करके किसी भी तरीके से स्वयं को फ़ायदा प्राप्त करवा सके। तो ऐसा करने वाला था डुप्ले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो पुर्तगालियों ने कहाँ लगाया था? पांडिचेरी में लगाया था, हमने देख लिया। अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था? तो पहला लगाया था 1611 में मछलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी था। फिर 1613 में लगाया सूरत में, जो कि स्थायी था। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसियों ने अपना कहाँ लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोचीन में या कासिम बाजार में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी देखते हुए चलेंगे। तो लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? कॉलवर्ट के द्वारा हुई। किसका मंत्री था? लुई 14वां का मंत्री था। कब हुई? 1664 ईस्वी में हुई। कंपनी देश ओरिएंटल्स कहा गया, इसकी कंपनी का नाम था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीस की कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में सन 1600 ईस्वी में हो गई थी। वहीं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हो गई थी? तो उसकी स्थापना हो गई थी 1668 में। कहाँ पर हो गई थी? तो सूरत में ही हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी या संस्थापित हुई थी? ऑप्शन ए है 14वें के शासनकाल में, बी है लुई 13वें के शासनकाल में, सी है लुई 15वें के शासनकाल में, डी है लुई 16वें के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में। कॉलवर्ट नाम का इसका मंत्री था जो आकर के इस कंपनी की स्थापना करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिश्लू को, मजारे को, कॉलवर्ट को या फ्रैंक मार्टिन को? तो अभी हमने देखा लुई 14वें का मंत्री जो कि कॉलवर्ट था, वो आकर के भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। इसी के साथ साथ अपना पहला जो व्यापारिक केंद्र है वह भी सूरत में स्थापित करता है। कब करता है? तो 1668 में करता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए है बंदेर, बी है चिंसुरा, सी है हुगली और डी है श्रीरामपुर। तो आपके जो सूरत था वहाँ पर अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों ने कहाँ कर लिया था? पांडिचेरी में कर लिया था। और फ्रांसीसियों ने कहाँ कर लिया था? फ्रांसीसियों ने भी सूरत में स्थापित किया था। लेकिन डचों की अगर बात की जाए तो इन्होंने स्थापित किया था, देखिए इसका आंसर तो बी होना चाहिए। देख लेते हैं, बी और सी, इसके दोनों ही ठीक हो जाएंगे, बी और सी। यानी कि बी और सी, चिंसुरा और हुगली दोनों जगह इन्होंने कारखानों की स्थापना की थी। अब डचों के बारे में भी थोड़ा हुआ देखते चलेंगे कि कहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच ने पीपली से बालसोरा चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। तो पहली कहाँ बनाई? पीपली में। दूसरी कहाँ बनाई? हुगली में। इसके बाद हुगली के ही गाँव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बाजोर, बारंगोर, जुगधिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित
हो चुकी थी। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कर लेंगे कि आपके जो पुर्तगाली थे वहाँ उन्होंने कहाँ पर बनाई, तो पांडिचेरी में बनाई। अंग्रेज़ों ने कहाँ बनाई, तो सूरत में बनाई। और फ्रांसीसियों ने कहाँ बनाई, तो सूरत में बनाई। डचों ने कहाँ बनाई, तो डचों ने बनाई थी चिंसुरा और उसके साथ साथ हुगली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। अभी हमने देखा कि डचों ने ये जो अपना विस्तार था वह कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालसोर, बांगोरा और जुगदिया, फतवा तक फैला लिया था। तो इसी क्रम में इन्होंने जो पटना में कंपनी स्थापित की थी वह किस सन में की थी। ऑप्शन ए है 1601 में, बी है 1632 में, सी है 1774 में, डी है 1651 में। और ई जो कि बीपीएससी का ही अपना पैटर्न है ई विकल्प रखने का, यानी कि एक में से अधिक या एक में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1632। 1632 में इन्होंने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि डचों द्वारा डचों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो 1632 में की थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, तो इसलिए आपके लिए ये व्याख्या जो है वह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बंगाल समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए थे। बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें कब प्राप्त हुआ, तो 1632 ईस्वी में। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यदि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है, यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी। यानी उन्होंने स्थापित तो की थी पटना में, लेकिन उसे चला नहीं पाए और वह उसी वर्ष 1632 में ही क्या हुई, बंद हो गई। और वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए मात्र और मात्र एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहां से, और वह हो जाएगा कि डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1632 में। दूसरा प्रश्न कब तक चली, तो उसी वर्ष बंद हो गई। और तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि वर्तमान में वो जो डच फैक्ट्री है वह किस नाम से जानी जा रही है, तो पटना कॉलेज के नाम से जानी जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी जिस कारण फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। अब इसके बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे कि फ्रांसीसियों की पराजय का प्रमुख कारण उनकी कमजोर नौसेना। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति इतना ह्रास हुई कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो हमने पढ़ा था जो कर्नाटक के युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में, जिसमें एक कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार भी था। वहीं जो आपके समुद्री मार्ग था वहाँ पर इनके जहाज़ों को रोक लिया गया था, जो एक तत्कालिक कारण बना था कर्नाटक युद्ध का। वहीं पर जो इनकी हार का भी कारण बनेगा वो भी क्या हो जाएगा कि इनके पास जलपोत नहीं थे, वहीं अंग्रेजों की ओर एक शक्तिशाली सेना थी। अगला प्रश्न है आपके सामने जो कि कूट से संबंधित है। प्रश्न इस प्रकार है कि यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। जो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ आई उनमें से समय समय पर किसने प्रवेश किया, तो उसका एक सही क्रम आपको बताना है कूट के माध्यम से। पहला है अंग्रेज आए, दूसरा डच, सी है फ्रांसीसी और डी है पुर्तगाली। तो इसका हमने क्रम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि PDEF को आप याद रखेंगे। यानी सबसे पहले आए थे पुर्तगाली तो 4 हो जाएगा, फिर आए थे आपके डच 2, और फिर आए थे आपके ई से अंग्रेज यानी कि आपके 1 हो जाएगा, और फिर आए थे फ्रांसीसी यानी कि 3। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका राइट बनेगा PDEF का, तो 4 2 1 3 यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, और कूट भी आपको नीचे दिए जाएंगे। तो पहले हम इसका सुमेलित कर लेते हैं। तो पांडिचेरी पर किसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, गोवा में, ट्रांकेबार में और सद्रास में। तो पांडिचेरी की बात की जाए तो पांडिचेरी का संबंध हो जाता है फ्रेंच से, और गोवा का संबंध हो जाता है पुर्तगाली से। पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया था।
आदि शाखा उस समय शासन था 1510 में। और वहीं ट्रांकेबार की बात की जाए तो ये हो जाएगा डेनिश डेन में, और सद्रास की बात की जाए तो डच में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगालियों ने जीत लिया था, ट्रांकेबार डेनिस ने और सद्रास डचों ने जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑप्शन भी आपको दिख चुके हैं और आंसर भी, कि यूरोपवासियों का सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र को बताइए जहाँ से यूरोपवासी सोरा और अफीम प्राप्त करके ले करके जाते थे। ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है बंगाल, डी है मद्रास। तो यहाँ पर का आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है? तो बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, और हमने ये 50 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो लगभग कंप्लीट कर ली है, कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, यानी कि सबसे बाद में आने वाले कौन से थे? ऑप्शन ए है डच थे, बी है इंग्लिश थे, सी है फ्रांसीसी थे और डी है पुर्तगाली थे। तो PDEF, एफ से फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 5 से 6 प्रश्न और बचे हैं, और इसके बाद हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बचे हैं आई होप हम उन्हें भी कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन से पहले हम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो डच ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पर बनाए थे? नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में। तो हमने ये तो पढ़ ही रखे थे, यहाँ पर उन्होंने बनाए थे, चिंसुरा और हुगली में भी बनाए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये जो है आपको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। मृदा के स्वरूप व उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको कूट से ही इनका उत्तर देना है। उपर्युक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? अंग्रेजों ने कौन कौन सी देन, मतलब अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया जो भारत के संबंध में है? क्या मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों के द्वारा ही बढ़ाया घटाया गया, चलती फिरती तोपों का उपयोग किया गया, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। तो इनमें से कौन सी देन है भारत में अंग्रेजों की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए तंबाकू लाने का श्रेय हमें अच्छे से पता है, हमने बहुत पहले से याद कर रखा होगा कि पुर्तगाली तंबाकू को लेकर के आए थे। तो इसकी जो व्याख्या है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, और व्याख्या में है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूमि राजस्व का जो कार्य था वह शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया गया था। ये भारत में लाने का श्रेय अंग्रेजों का नहीं है, अंग्रेजों के पहले भी ये चीज़ हो चुकी थी। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है, तो ये भी अंग्रेजों की नहीं हुई। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, और अगर बात की जाए मुगल काल में तो आप याद रखेंगे कि मुगल काल में भी यदि बात की जाए तो बाबर के द्वारा ही सबसे पहले तोप खाने का और ये आपके जो तोपें हैं इनका प्रयोग किया गया था, और उसने तोपों को चलाने के लिए एक उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था, जिसमें 2 गाड़ियों के बीच में रख करके तोप को चलाया जाता है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने प्रयोग किया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थीं। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं है। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह एक असंगति है, यानी कि उसका कोई भी संगति उसकी चीज़ें नहीं है, कोई भी चीज़ें सिमिलर नहीं है, सारी चीज़ें उसमें आगे पीछे उल्टी पुल्टी भरी पड़ी हैं, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ऐसा किसने कहा था? हेस्टिंग्स ने कहा था, टीवी मैकाले ने कहा था, क्लाइव ने कहा था, या हेनरी डुंडास ने कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे आपके टीवी मैकाले, और ये कथन तो बहुत ही अच्छा है, और बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति रहेंगी और अच्छी भी हैं, और कहने वाले मैकले हैं जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है एक्सला सापेला यानी कि इसे एला सापेला आप किसी भी तथ्य से पढ़ सकते हैं। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ऑप्शन ए है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा था। 1746 से लेकर के और 48 तक जो आपका कर्नाटक युद्ध प्रथम चला था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में, जिसका तात्कालिक कारण था उनके जो जहाज़ वगैरह थे उनको रोक लिया गया था, जिस कारण ये युद्ध हुआ था, तो उसके लिए एला सापेला की संधि हुई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज़ों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ, तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके कथन ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर फिर से देखते हुए चलेंगे। कहा गया है कि एला सापेला की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने और आई होप कि ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। यानी कि अंग्रेजों की जो विजय प्राप्त हुई और फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके तथ्य भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको आप कथन के माध्यम से सही बताइए। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली थी, बिल्कुल। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। और इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसियों के पास में जो तोपखाने हैं वह नहीं थे और वहीं अंग्रेज़ों के पास उनकी तुलना में एक बेहतर सैनिकों का झुंड था, बेहतर तोपखाने थे, हथियार थे, इस वजह से भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, तो देखिए अब हमने अपने पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया है, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनसे बनने वाले प्रश्नों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज के प्रश्न आपको ज़रूर बेहतर लगे होंगे, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपने इस चीज़ को टॉपिक को डिटेल में पढ़ रखा है तो आज आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक बेहतर ही लेवल पर हुई होगी। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो फटाफट से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।